हे एवरीवन, तो यहाँ पे ऑब्जर्विंग स्पेस टेलीस्कोप्स 9th स्टैंडर्ड के साइंस का चैप्टर नंबर 18 देखेंगे, वन शॉट देखेंगे, सारे टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड रही बात एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए इस चैप्टर से क्या प्रिपेयर करना चाहिए, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उतने आप कर लेंगे तो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। बाकी तो एकदम एक एक चीज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। देखो भाई, इंसान जो है हैज ऑलवेज बीन क्यूरियस, हमें उत्सुकता रही है चीजों के बारे में सीखने की, जैसे सन हो गया, मून हो गया, एंड जो भी स्टार्स हम हमारे नाइट स्काई में देखते हैं, तो हमेशा क्यूरियोसिटी रहती है इन चीजों के बारे में सीखने की। ठीक है, यूजिंग बाउंडलेस इमेजिनेशन, इंसान अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके इंसान ने इन चीजों को समझने की बहुत कोशिश की। ठीक है, लेकिन शुरुआत में हमारे पास कोई भी टेलीस्कोप नहीं था, तो हम अपने आंखों से इन चीजों को स्टडी करते थे और समझने की कोशिश करते थे। हमने स्काई को अपने नेकेड आईज से ऑब्जर्व किया। नेकेड मतलब क्या, डायरेक्टली अपने आंखों से देखा। टेलीस्कोप वगैरह शुरू में नहीं था, वो तो काफी बाद में बना। ठीक है, ही नोटिस्ड, मतलब ही मतलब कौन, इंसान। इंसान ने नोटिस किया दैट द पोजिशन ऑफ स्टार चेंज विथ टाइम। मुझे बताओ, जैसे अर्थ अपना सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है, तो जैसे अर्थ ऑर्बिट में घूमता है, ये जो रास्ता है ना, इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, तो जो स्टार्स हमें दिखते हैं रात में, उनकी पोजीशंस भी चेंज होती है। एंड ये जो चेंज है वो सीजन्स के हिसाब से होता है। ध्यान से सुनना, द चेंज इन स्टार पोजिशंस वाज रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ सीजन। मतलब जैसे समर सीजन में मुझे समर में रात में मैं देखूंगा तो स्टार्स की पोजीशन अलग दिखेगी। ऑटम मतलब क्या, पतझड़, तो तब जो स्टार्स की पोजीशन होगी रात में वो थोड़ी अलग होगी। विंटर में अलग होगी, स्प्रिंग में अलग होगी। तो अलग अलग सीजन्स में अलग अलग पोजीशंस हमें दिखाई देती थी, इंसान को दिखाई देने लगी। सो नॉलेज ऑफ द साइकिल ऑफ सीजन्स वाज नेसेसरी फॉर एग्रीकल्चर। सीजन्स का समझ एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जरूरी था कि कब समर आ रही है, कब विंटर आ रही है, कब स्प्रिंग आ रही है। देयरफॉर स्काई वॉचिंग प्रूव्ड यूजफुल टू मैन। इंसान के लिए नाइट स्काई को स्टडी करना, स्टार्स के पोजीशन को स्टडी करना काफी ज्यादा यूजफुल रहा। ठीक है, सिंपल बात है। कॉन्स्टिलेशंस हेल्प्ड सी गोअर्स इन नेविगेशन। आपको पता है रात में जब हम स्टार्स को देखते हैं, अभी तो क्या पोल्यूशन है इतना ज्यादा, लाइट का पोल्यूशन है, एयर का पोल्यूशन है, तो सितारे दिखते ही नहीं है सिटी में से। लेकिन एकदम गांव वगैरह में कहीं पे जाओ जहां पे कोई भी लाइट का पोल्यूशन नहीं है, मतलब सारा पिच ब्लैक, एकदम अंधेरा, एंड तब आप देखो सितारे तो आपको बराबर दिखाई देंगे। एंड स्टार्स के अलग 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 ग्रुप्स बने हुए हैं जिनको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिलेशंस की जो स्टडी है वो जब हम समुद्र में ट्रैवल करते हैं तो नेविगेशन करने के लिए कि कौन से डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है, ये नेविगेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है कॉन्स्टिलेशंस का स्टडी। ठीक है, मैन बिगैन टू मेक डिटरमाइंड एफर्ट टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम स्काई वॉचिंग। इंसान स्काई वॉचिंग करके काफी सारे सवालों का जवाब ढूंढने लगा। बट ही डिड नॉट हैव एनी इक्विपमेंट टू गेट अ क्लोजर व्यू ऑफ स्टार एंड प्लैनेट। इक्विपमेंट नहीं था, तभी कोई टेलीस्कोप बना नहीं था, ये बहुत पुरानी बात है। उसके बाद 1608 की बात है, 1608, स्पेक्टेकल मेकर, चश्मा बनाने वाले, स्पेक्टेकल मतलब चश्मा, चश्मा बनाने वाले ऐसे रिसर्चर थे हांस लिपर्शी। इन्होंने he discovered that seeing through two lenses kept one behind the other brings object closer। लेंस मतलब क्या, जैसे आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर जो लेंस होती है, ऐसे शेप की लेंस होती है एक, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि ऐसी अगर दो लेंस का इस्तेमाल किया जाए, उनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाए, तो दूर की चीज को नजदीक लाया जा सकता है। मतलब क्या, हमें दूर का नजदीक दिखाई देता है। ठीक है, एंड उन्होंने सबसे पहला छोटा सा इस तरीके से टेलीस्कोप बनाया। लेकिन ही मेड द फर्स्ट टेलीस्कोप। ठीक है, इनका टेलीस्कोप पहला था, लेकिन इस टेलीस्कोप के बारे में हमारे सर गैलीलियो इन्होंने सुना। उन्होंने वो सेम टेलीस्कोप देखा भी नहीं था, सिर्फ सुना था कि इस तरीके से लेंसेस का कॉम्बिनेशन करके टेलीस्कोप बनाया जा सकता है। तो उन्होंने फिर अपना खुद का टेलीस्कोप बनाया एंड काफी ज्यादा बेटर बनाया एज कंपेयर टू हांस लिपर्शे। काफी इंप्रूवमेंट करी इसके अंदर। ठीक है, ताकि
मैग्निफिकेशन ज्यादा मिले, ज्यादा दूर का हम देख पाए, ठीक है। गैलीलियो मेड अ टेलीस्कोप इन 1609 एंड यूज्ड इट फॉर स्पेस ऑब्जर्वेशन। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये उनके एक्चुअल पहले बनाए टेलीस्कोप का, ये 2 टेलीस्कोप उन्होंने बनाए थे सर गैलीलियो ने, ठीक है। He realized that there are many more stars than those seen with naked eyes. हमें जो आंखों से दिखते हैं उससे कई ज्यादा स्टार्स हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ये इन्होंने सबसे पहली बार बताया। उन्होंने जुपिटर के मून्स को डिस्कवर किया। जुपिटर के वैसे तो अब तक 2026 तक 97 मून्स डिस्कवर हुए हैं, छोटे 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 छोटे, लेकिन सबसे बड़े उसके 4 मून हैं, आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। ये जुपिटर के सबसे बड़े 4 मून हैं, इनकी डिस्कवरी सर गैलीलियो ने की थी। इनको गैलीलियन मून्स कहा जाता है, गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर, ठीक है। आयो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो, इनकी डिस्कवरी इन्होंने की थी उस जमाने में। 1600 की बात है ये, आज से कितने 400 साल पुरानी बात है। He also observed the black spots on the sun. सन के ऊपर कुछ कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं जिनको सन स्पॉट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सन स्पॉट्स। तो सन स्पॉट्स को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, पहली बार देखा कि ऐसा सन के ऊपर धब्बे भी हैं काले काले। एंड आज 400 साल बाद, 400 years after Galileo's use of the telescope, tremendous progress has been made in टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस। काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है 400 साल बाद। आज तो हमें इतना दूर दूर का हमने देख लिया है, यूनिवर्स के अंदर घुस घुस के हमने चीजों को देखा है, इतनी सारी स्टडी की है। दिस ग्रेट लीप इन टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एस्टाउंडिंग पिक्चर ऑफ आवर यूनिवर्स। तो आज हमें इतनी सारी बातें पता है कि यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई, काफी सारी थियरीज हमारे पास हैं। सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड थियरी है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, दैट इज द बिग बैंग थियरी। एंड वो कितने 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड सिंगुलैरिटी। उसमें से पूरा यूनिवर्स हमारा एक्सपांड हुआ। एंड कितने गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट है, ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मतलब हिसाब ही नहीं है हमारे पास उसका, इतना यूनिवर्स इतना बड़ा है। एंड काफी सारी सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के अंदर जो अभी भी हमें पता नहीं है, ठीक है। हमने ब्लैक होल्स भी ऑब्जर्व किए। ब्लैक होल्स के बारे में सबसे पहली थियरी जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन इन्होंने दी थी, और बाद में उसका एक्चुअली हमने काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया। एंड आज ब्लैक होल के एक्चुअल फोटोज भी हमने लिए हुए हैं यूजिंग द मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप्स जो बनाए गए हैं, ठीक है। तो इतना हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है पिछले 400 सालों में। एंड अब तो नासा इज गोइंग टू ट्राई टू बिल्ड, क्या बोलते हैं, मून के ऊपर जाके बेस बनाने वाले हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स जो है वो मून पर ही रहेंगे, वहीं पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लाइक प्रॉपर एक हमारा बेस होगा मून के ऊपर। तो ये भी अभी कुछ बहुत ही जल्द आपको देखने मिलेगा, ठीक है। एंड शायद हमारे लाइफ टाइम में हम मार्स के ऊपर भी एक अपना बेस बना पाए, ये भी शायद पॉसिबल होगा, हम अपने जीवन काल में शायद ये देख पाए। एनीवे, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर रिसर्च, रिसर्च के लिए तो जरूरी है, बट फॉर मेनी कंफर्ट्स एंड फैसिलिटीज इन एवरीडे लाइफ। जैसे आपको पता है, आप घर पे बैठ के आईपीएल का मैच देखते हो, वर्ल्ड कप का मैच देखते हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है ना वो पूरा, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। तो शुरू में तो स्पेस टेक्नोलॉजी है, लेकिन आज हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं जीपीएस नेविगेशन। जो लोकेशन दिखता है ना किधर जाना है, तो अपन ने गूगल मैप चालू कर लिया, देख लिया। तो ये सब कुछ तभी डेवलप हुआ था, स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, लेकिन आज हम उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। घर पे ओवन यूज किया आपने, ओवन भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए बनाया गया था जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कितनी सारी टेक्नोलॉजी है जो स्पेस साइंस से हमारे पास आज हमारे घर के अंदर आ गई है, ठीक है। अ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्पेस, बराबर है, बट वन टेलीस्कोप इज नॉट सफिशिएंट टू ऑब्जर्व स्पेस कंप्लीटली। एक सिंगल छोटे से टेलीस्कोप से आप नहीं देख सकते, तो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग टेलीस्कोप्स होते हैं, बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं। देयरफॉर डिफरेंट टेलीस्कोप्स आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ठीक है। जैसे ये रेडियो टेलीस्कोप है, इसके बारे में आगे और डिटेल में बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, ठीक है। ये भी एक रेडियो टेलीस्कोप है, ये सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है दुनिया का। देख सकते हो पीछे पहाड़ दिख रहे हैं आपको, और इसकी साइज देखो ना कितनी है। यस, ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है। कैसे काम करता है आगे बताऊंगा। सम टेलीस्कोप्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन स्पेस, हमने कुछ टेलीस्कोप
सीधा स्पेस में रखे हुए हैं। जैसे ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है एंड दिस इज हबल, तो आप जानते हो हबल स्पेस टेलीस्कोप, एंड इसका नाम क्या है JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये भी हमने रिसेंटली हाल ही में लॉन्च हुआ है, मतलब इसको भी हो गया काफी टाइम हो गया, एंड काफी ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर्स ऑफ द यूनिवर्स हमें प्रोवाइड किए हैं JWST ने, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। चलो, आपके सेमेस्टर 2 में आने वाले जितने भी चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 11 से लेकर के चैप्टर 18, इन सबका MCQ टेस्ट, फ्री टेस्ट 135 MCQs उसके अंदर हैं। ये आपको इजी लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर फ्री में अटेम्प्ट करने मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, बताता हूँ। डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। अब इजी लर्निंग के ऊपर आपको फ्री मटेरियल का होम पेज पे फ्री मटेरियल का सेक्शन दिखता है, उसमें फ्री टेस्ट, इसके अंदर आपकी MCQ टेस्ट आ जाएगी और फ्री कंटेंट आपको दिख रहा है। उसमें क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड, ये एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर 9th से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, MCQ टेस्ट फ्री टेस्ट में मिल जाएगी। ये जो फ्री टेस्ट दिख रहे हैं इसके अंदर आपको MCQ टेस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमने अपना जो एक्सक्लूसिव RM6 बैच है वो लॉन्च कर दिया है। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। बैच छोटा होगा, ये आपको मैं सबसे पहले ही बता दूं। बैच साइज स्मॉल, इंडिविजुअल अटेंशन अपने बच्चों को दिया जाता है। इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों का पढ़ाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंटली बच्चे हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, हर एक बच्चे से हमारी बात होती है, एंड ऐसा भी नहीं कि कोई और बात करेगा, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, पर्सनली पढ़ाऊंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा 2025 का रिजल्ट है। अभी 2026 की एग्जाम चल रही है, तो उसका रिजल्ट जब आएगा तब आपको फिर से बताऊंगा। गुंजन ने 100% स्कोर किया है, वेंकटेश ने 100% स्कोर किया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन 127 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से अधिक स्कोर किया हुआ है, और 31 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक लाई है। ठीक है, नया रिजल्ट आएगा 2026 का, जो आपको मैं बता दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ये हमारी टीम ऑफ टीचर्स है, इतनी बड़ी टीम है जो आपको इंग्लिश मीडियम सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों को यहाँ पे केटर किया जाता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंटली बैच छोटा होता है, पर्सनल अटेंशन दिया जाता है। शुभम सर साइंस ले रहे हैं, मैं साइंस ले रहा हूँ, गैलेक्सी मैम है जो मैथ्स लेंगी, योगेश सर है मैथ्स के लिए। ठीक है, मैथ्स के 2 टीचर, साइंस के 2 टीचर, नीलिमा मैम सोशल स्टडीज लेती है इंग्लिश मीडियम का, फरीन मैम सोशल स्टडीज सेमी इंग्लिश मीडियम का लेंगी और मराठी भी पढ़ाएंगी, कोमल मैम है हिंदी के लिए, चंद्रशेखर सर जो हैं ये बोर्ड के मॉडरेटर हैं, पेपर करेक्टर हैं पिछले 15 साल से, एंड इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको बहुत बढ़िया, मॉडरेटर लेवल का इंग्लिश हो गया। और शैलेश सर जो है वो संस्कृत पढ़ाते हैं। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको बैच के अंदर क्या मिलते हैं, लाइव क्लास हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, 2 से 3 बार रिवाइज भी हो जाएगा पूरा आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस। ठीक है, मोबाइल हो गया, PC टैबलेट सब जगह मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कुछ भी आपका मिस नहीं होने वाला है। स्टडी मटेरियल तो हम भरपूर देते ही रहते हैं। ये जो एनिमेशन से मैं आपको पढ़ाता हूँ इमेजेस का इस्तेमाल करके, तो ये सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जिस चीजों से मैं आपको पढ़ाऊंगा वही सारी चीजें आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी एज इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। ठीक है, चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है, DCS बोलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन, ये जूम पे कंडक्ट होगा, जहां से अगेन बच्चों से इंडिविजुअली बात करके डाउट क्लियर किया जाता है। लाइव रिवीजन रहेगा, वो भी किसके ऊपर होगा, जूम के ऊपर होता है। मेंटरशिप में क्या है, एक IVR नंबर होता है, एक स्पेशल फोन नंबर है। जैसे आपने कभी कस्टमर केयर में कॉल किया तो पार्थ सर से बात करने के लिए 1 दबाएं, शुभम सर से बात करने के लिए 2 दबाएं, गैलेक्सी मैम से बात करनी है तो 3 दबाएं। तो वैसे एक IVR नंबर है, आप किसी भी टीचर को डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं कॉल उठाऊंगा, मुझे आपका डाउट आप बताओ, या कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो वो भी हम बातचीत करके, इसको मैं मेंटरशिप का पार्ट कहता हूँ। अगेन जूम पे भी सेशंस होते हैं जहाँ पे इंडिविजुअली बच्चों का जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस किया जा सकता है। टेस्ट सीरीज में MCQ टेस्ट हो गए, और सब्जेक्टिव टेस्ट में आप पेपर लिख के सबमिट करोगे, वो पेपर आपको चेक करके भी दिया जाता है। वीकली टेस्ट होती है, इस तरीके से जूम सेशन होता है। आप मुझे भी देख सकते हो, शुभम सर हैं, एंड ऑफ कोर्स सारे टीचर्स इन्वॉल्व रहेंगे इसके अंदर भी। कोई भी इंक्वायरी करनी है बैच के रिगार्डिंग तो ये दोनों नंबर है हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स के। कुछ भी पूछना है आपको बैच के रिगार्डिंग, प्राइस के बारे में, या कब होगा, टाइमिंग क्या होता है बैच का, ये सारी चीजें आप पूछ सकते हो कॉल करके हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स को। चलिए कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ी लाइट जो है उसके बारे में बात करेंगे। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। आपको दिख रहा है जो ऐसे ऐसे जा रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा है, ई लिखा हुआ, ऊपर नीचे हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो ऐसे ऐसे जा रही है, बी लिखा हुआ है रेड कलर का, बी, ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 हो रहा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑसिलेट करते रहते हैं, तो ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ज्यादा डिटेल में यहां पे घुसने की जरूरत नहीं है, इतना ही समझ लेना कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स इट। अब मुझे बताओ, ये एक वेव है, तो यहां पे आपको एक पहाड़ दिखता है जिसको क्रेस्ट कहते हैं और एक खाई दिखती है जिसको ट्रॉफ कहते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ। एंड ये जो डिस्टेंस है एक क्रेस्ट और एक ट्रॉफ का, इसको कहते हैं वेवलेंथ। यहां से लेकर यहां तक क्रेस्ट और ट्रॉफ, इन दोनों को मिला करके बनता है एक वेवलेंथ। और ये वेवलेंथ बड़ी भी हो सकती है, सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, उतनी बड़ी भी वेवलेंथ हो सकती है, या छोटी से छोटी माइक्रोमीटर से लेके नैनोमीटर से लेके पिकोमीटर तक भी ये वेवलेंथ हो सकती है। देखो ये अपनी वेव इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। अब देखो व्हाट इज 1 नैनोमीटर, याद रखना ये 1 नैनोमीटर, फिर से लिख रहा हूं यहां पे 10⁻⁻9 मीटर। मतलब क्या, 10⁻⁻9 का मतलब समझते हो, 0.1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0.00000, डेसिमल के बाद 9 डिजिट्स, जिसमें 8 जीरो है और बाद में 1 है, तो ये होता है 10⁻⁻9। इतनी छोटी वेवलेंथ हो सकती है 10⁻⁻9 मीटर। एंड 1 पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। तो पिकोमीटर तक भी वेवलेंथ उतनी छोटी भी हो सकती है लाइट की। ठीक है, ये बातें आपको समझ के लेनी है। अब हमें जो लाइट दिखाई देती है, आवर आईज कैन सी लाइट विथ वेवलेंथ बिटवीन 400 नैनोमीटर 800 नैनोमीटर, जो हमें दिखाई देते हैं, जो कलर्स हमें दिखाई देते हैं। जैसे मैं यहां से बताऊं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से कुछ है। विबग्योर, जो हमें रेनबो के अंदर के कलर्स दिखते हैं, विबग्योर, तो यही कलर्स हमें दिखाई देते हैं, सब जगह देखोगे ना यही कलर्स हैं जो हमें दिखते हैं, बाकी की लाइट हमें दिखाई नहीं देती। ये जो कलर्स है ना, इसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट, जो हमें दिखाई देती है। एंड जो वायलेट कलर होता है उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, ठीक है, और रेड की वेवलेंथ होती है 800 नैनोमीटर। तो वायलेट से लेकर रेड तक जो पूरा विबग्योर का कॉम्बिनेशन है, उतना ही हमें दिखाई देता है। वैसे एक्चुअली बताऊं तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 700 नैनोमीटर, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में 800 दिया है, तो मैं 800 बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में होता 700 तक ही है। एक्चुअली में अपना जो रेंज है ना, वो 400 से लेके 700 का ही है, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। आपके टेक्स्ट बुक में 800 दिया है, कोई बात नहीं, अगले साल 10th में जाओगे फिर से वहां पे बताएंगे 400 से लेके 700, तो आपको पहले ही वो क्लियर करके दे देता हूं। आपके टेक्स्ट बुक में 800 दिया है तो अपन 800 बोलेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपनी रेंज क्या है आंखों की, 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक हमें दिखाई देता है। एंड दिस इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। 400 से नीचे जाओगे, लेस देन 400, तो यहां पे अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्स रेज हो गए, गामा रेज हो गए, ये सारे 400 नैनोमीटर से छोटे हैं, उनकी वेवलेंथ 400 से छोटी है। और 400 के ऊपर, 700 के ऊपर जाओ, 700 के, सॉरी 800, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से 800 के ऊपर जाओगे तो आपको यहां पे इंफ्रारेड आ गया, माइक्रोवेव्स आ गए और रेडियो वेव्स आ गए, ठीक है। चलो, तो आपके टेक्स्ट बुक में यही एक टेबल दिया हुआ है छोटा सा, इसको अपन समझ लेते हैं फटाफट। विजिबल लाइट रेज जो हमें दिखाई देते हैं, वायलेट से लेके विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 400 से लेके 800 हो गया, ये वायलेट का हो गया और ये रेड का हो गया, एज पर योर टेक्स्ट बुक, बराबर है। फिर अपन अभी ऊपर जा रहे हैं 800 नैनोमीटर के ऊपर, तो इंफ्रारेड आ गया, इसका देखो 800 नैनोमीटर से लेके 0.3 mm तक, मिलीमीटर तक आ गया, 0.3 मिलीमीटर, ये हो गया इंफ्रारेड। फिर माइक्रोवेव्स,
ये आ गए 0.3 mm टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, रेंज बता रहा हूं, 0.3 mm से लेके 20 सेंटीमीटर। रेडियो वेव्स लॉन्गर देन 20 सेंटीमीटर, और बाद में वो कितनी भी लॉन्ग हो सकती है, मीटर्स में भी हो सकती है। ठीक है, रेडियो वेव्स। फिर अल्ट्रावायलेट, अभी अपन 400 नैनोमीटर से नीचे जा रहे हैं। अल्ट्रावायलेट का रेंज आ जाता है 300 पिकोमीटर तक चला गया। मुझे बताओ पिकोमीटर क्या था, 10 टू द पावर -12 मीटर। तो 300 पिकोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर, ये रेंज हो गई आपकी अल्ट्रावायलेट। एक्सरे हो गया, अब अपन 300 पिकोमीटर के नीचे जा रहे हैं, 3 पिकोमीटर से लेके 300 पिकोमीटर। पिकोमीटर समझते हो ना, पिकोमीटर। ठीक है, 300 एक्सरे की बात कर रहा हूं, 300 पिकोमीटर से लेके 3 पिकोमीटर। और बाद में सबसे छोटी वेवलेंथ जिसकी आती है गामा रेज, दैट इज शॉर्टर देन 3 पिकोमीटर, से भी कम रहेगा उसका। एंड आपको एक बात बताऊं, जितनी वेवलेंथ छोटी होती है ना, उतनी वो वेव्स ज्यादा पावरफुल होती हैं और ज्यादा डेंजरस होती हैं। तो ये जो गामा रेज हैं, दे आर द मोस्ट डेंजरस। जब एटम बॉम्ब फूटता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वहां से रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन के अंदर गामा रेज होते हैं, आपने सुना होगा। एंड दे आर द मोस्ट डेंजरस। तो जितना वेवलेंथ छोटा होता है उतना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेंजरस होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी आंखें, अवर आईज कैन ओनली डिटेक्ट विजिबल रेडिएशन, हमें सिर्फ विजिबल रेडिएशन दिखता है, लेकिन स्पेस में से बाकी भी रेडिएशन आएगा, एक्सरेज भी आ रहे हैं, रेडियो वेव्स भी आ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट आ रही है। देयरफॉर देखो, विजिबल रेडिएशन के जो टेलीस्कोप हैं, ऑप्टिकल टेलीस्कोप विथ लेंसेज एंड मिरर आर यूज्ड टू ऑब्जर्व स्पेस। अगर मुझे एक टेलीस्कोप खरीदना है, मुझे स्पेस देखना है, तो मैं विजिबल रेडिएशन वाला टेलीस्कोप लूंगा, जिसमें लेंसेज हैं, जिसके अंदर मिरर्स लगे हुए हैं, और उसमें से सिर्फ मुझे विजिबल लाइट दिखेगी। ठीक है, बट मेनी हेवनली बॉडीज मतलब जो स्पेस में है, दे एमिट रेडिएशन अदर देन विजिबल लाइट। जैसे सन की बात करें, तो सन में से हमें तो विजिबल लाइट दिखती है, लेकिन इसके अलावा अल्ट्रावायलेट भी है, यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, एक्सरेज हो गए, रेडियो वेव्स हो गए, थोड़े गामा रेज हो गए, ये सारे भी अपना सन एमिट करता है, जिसको हम देख नहीं पाते। तो हेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप्स लाइक एक्सरे टेलीस्कोप, गामा रे टेलीस्कोप, रेडियो टेलीस्कोप, ये सारे यूज किए जाते हैं टू स्टडी सच रेडिएशन। ठीक है, ये जो आपको फोटो दिखा रहा हूं, ये किस चीज का है, ये रेडियो टेलीस्कोप का है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो बात करेंगे ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की। अब यहां पे दो टेलीस्कोप मेन आपको समझने हैं, एक न्यूटोनियन और एक कैसेग्रेन। एंड चलो एक एक करके देखते हैं, डोंट वरी। मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स जो हम, एक मिनट, मोस्ट ऑफ द टेलीस्कोप्स, ऑप्टिकल टेलीस्कोप, दे आर मेड विथ 2 और मोर लेंसेज। ठीक है, जो आप अभी भी खरीद सकते हो, फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, आप एक छोटा सा कोई टेलीस्कोप खरीद लोगे ना, तो उसके अंदर ज्यादातर आपको 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज मिलेंगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक होती है ऑब्जेक्टिव लेंस जो बड़ी होती है, और एक होती है आईपीस जहां से हम देखते हैं, छोटी सी लेंस होती है जिसको आईपीस कहा जाता है। ठीक है, चलो मान लो मैं मून को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मून से आने वाली जो लाइट है वो सबसे पहले किसके ऊपर गिरेगी, ऑब्जेक्टिव के ऊपर गिरेगी। और ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी है, बड़ी है। देखो, द ऑब्जेक्टिव लेंस कलेक्ट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ हेवनली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस लाइट को कलेक्ट कर रही है, तो जितनी ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का बड़ा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, मून से आती हुई लाइट किस पे गिरी, ऑब्जेक्टिव पे गिरी। अब therefore the objective lens should be as large as possible, जितनी ऑब्जेक्टिव बड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट हम कलेक्ट कर पाएंगे जो स्पेस से आ रही है। ठीक, द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड बाय अ स्मॉलर लेंस कॉल्ड एज द आईपीस। अब देखो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो लाइट को बेंड करेगी इस तरीके से, एंड ये लाइट आईपीस तक पहुंचेगी, एंड फिर हमारे आंखों में जाएगी, एंड हमें इमेज दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बेसिक लेंस वाला टेलीस्कोप काम करता है।
इसको हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं, आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी। द लाइट कलेक्टेड बाय द ऑब्जेक्टिव इज यूज्ड बाय द आईपीस, इतना याद रखना है। 4 पॉइंट आपके यहां पे क्लियर हो गए। अब देखो, द आईपीस विल प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स। आईपीस क्या करेगा, इमेज क्रिएट करेगा, बड़ी इमेज क्रिएट करेगा, ताकि आपको वो दूर का जो मून था वो बड़ा दिखाई देगा। दैट्स इट, सिंपल बात यहां पे समझ में आती है आपको। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, मुझे बताओ ये क्या है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस है बड़ी वाली, और ये आईपीस लेंस है छोटी वाली, ठीक है। द लाइट रेज चेंज देयर डायरेक्शन व्हेन दे एंटर एंड लीव अ लेंस। तो लाइट की रेज जब लेंस के अंदर जाएंगी, ध्यान से सुनना, लाइट की रेज लेंस के जब अंदर जाती है तो वो बेंड हो रही है, आपको दिख रहा है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और जब वो लेंस से बाहर आएंगी तब भी उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, एंड वो एक पॉइंट पे फोकस भी होती है। तो लाइट बेंड हो रही है, इसको क्या कहते हैं, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। जब मीडियम चेंज होता है, जैसे लाइट जब कांच के अंदर जा रही है तो मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रहा है तो लाइट बेंड हो जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। 10th में आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे इसके बारे में। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है इसको क्या कहा जाएगा, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जहां पे लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस क्या होता है, कांच का लेंस होता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो भी एक लेंस है, और ये भी लेंस है। समझ में आया आपको। एंड बाद में ये जो लाइट है वो आपका आईपीस इस्तेमाल करेगा, एंड लार्ज इमेज ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब क्या, ये सोर्स है ना, जहां से लाइट आ रही है उसको सोर्स कहेंगे। मून से आ रही है, स्टार से आ रही है, प्लैनेट से आ रही है, उस लाइट को क्या कहेंगे, सोर्स लाइट कहेंगे, ठीक है। लार्ज इमेज ऑफ द सोर्स इज प्रोड्यूस्ड। चलो इधर तक का कहानी समझ में आ गया। अब ये जो डायग्राम हमने यहां पे पढ़ा, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम। और नीचे वाला जो डायग्राम है वो फिलहाल आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो सीधा 10th में हम पढ़ेंगे। 10th में पूरा रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप किस तरीके से काम करता है वो पूरा डिटेल में आपको दिया हुआ है, तो 10th में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज विल बी स्टडीड इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, 10th में आप पढ़ोगे, ठीक है। बाकी इसके ऊपर ज्यादातर कोई सवाल पूछे नहीं जाते। आपको कितना पढ़ना है, जितना आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो आप पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से सुनना, क्या प्रॉब्लम है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो होते हैं, जो अभी हमने देखे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप प्रेजेंट सर्टन डिफिकल्टीज, दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कत आ रही है, टू ऑब्टेन अ ब्राइट इमेज द ऑब्जेक्टिव लेंस मस्ट बी वेरी लार्ज टू कलेक्ट मैक्सिमम लाइट। ऑब्जेक्टिव लेंस जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा लाइट कलेक्ट कर पाएगी एंड उतनी ब्राइट इमेज आपको दिखेगी। लेकिन लेंस को बहुत बड़ा बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर मेकिंग वेरी लार्ज लेंस इज डिफिकल्ट। क्या होता है, लेंस, लार्ज लेंसेज आर हैवी एंड कैन गेट डिस्टॉर्टेड। तो उनका जो कर्वेचर है ना, ऐसी लेंस होती है, कर्व्ड होती है, तो वो उसका कर्वेचर थोड़ा सा हिल जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। और बहुत बड़ी लेंस आप बनाने जाओगे तो कितनी वजनदार होगी, पूरा कांच का बना हुआ, ठीक है, इतना मोटा लेंस बहुत बड़ा बनाने जाओगे तो बहुत हैवी हो जाता है, और प्रॉपरली उसका जो कर्वेचर है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, हिल जाता है, तो बराबर से लाइट को वो बेंड नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, सिंस द ऑब्जेक्टिव सिंस ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर एट ऑपोजिट एंड। मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आपका आईपीस है, यहां पे आईपीस, ठीक। तो जितना ऑब्जेक्टिव को बड़ा करोगे, जितना लेंस बड़ा इस्तेमाल करोगे, उतना आपको टेलीस्कोप लंबा भी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर एट ऑपोजिट एंड, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप विल इंक्रीज विद लेंस साइज। जितनी लेंस बड़ी लोगे उतना टेलीस्कोप भी लंबा लंबा होते जाओगे, जाएगा। कित मैनेज कैसे करोगे, कैसे कंधे पे लेके जाओगे, देयरफॉर द टेलीस्कोप विल बिकम वेरी लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये एक दिक्कत हो गई। इमेज फॉर्म्ड बाय लेंसेज में ऑल्सो शो एरर ऑफ कलर। कलर्स बराबर नहीं दिखेंगे आपको, कहीं पे धुंधला दिखेगा, इसको हम कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। देखो यहां पे दिख रहा है आपको, कलर्स बराबर नहीं दिख रहे हैं, ब्लर हो जा रहा है थोड़ा थोड़ा, इसको कहते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। ये भी एक प्रॉब्लम है लेंसेज वाले टेलीस्कोप का, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, टू ओवरकम द डिफिकल्टी टेलीस्कोप यूज कॉनकेव मिरर्स। हम अब क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहां पे देख रहे हो, आपको दिख रहा है नीचे लार्ज मिरर, कॉनकेव मिरर है जो हमने अपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है। लार्ज मिरर गैदर्स एंड रिफ्लेक्ट लाइट, तो इनको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स कहेंगे। एज लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड दे आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। लार्ज मिरर्स कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंड गिव अ ब्राइट इमेज। एंड आपको पता है मिरर आप बड़ा बनाने जाओगे ना, उतना हैवी नहीं होता एज कंपेयर टू लेंस, बिकॉज लेंस मोटी होती है, पूरी कांच से भरी हुई है, तो बहुत हैवी है। मिरर पतला होगा, मिरर को मोटा बनाने की जरूरत नहीं है ना, मिरर एकदम पतला हो सकता है। तो लार्ज मिरर्स क्या है, इजी टू मेक है। लार्ज मिरर्स आर इजियर टू मेक देन लार्ज लेंसेज एंड बिग मिरर्स कैन बी मेड बाय कंबाइनिंग सेवरल स्मॉलर पीसेस। छोटे छोटे टुकड़ों को ज्वाइंट करके भी आप बहुत बड़ा मिरर बना सकते हो इजीली, ठीक है। हल्के भी होते हैं, सस्ते में बन जाएंगे और आसानी से बन जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों से बन जाएंगे। तो मिरर्स का इस्तेमाल करना काफी आसान है एज कंपेयर टू लेंस, ठीक है। लार्ज मिरर्स वे लेस देन लेंसेज ऑफ द सेम साइज, हल्के होते हैं बड़े मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर डू नॉट हैव एरर ऑफ कलर, तो यहाँ पे क्रोमैटिक एबरेशन भी आपको नहीं दिखेगा, क्लियर इमेज दिखाई देगी। दीज लार्ज टेलीस्कोप्स हेल्प ऑब्जर्व डिस्टेंट स्टार गैलेक्सीज नॉट सीन बाय द नेकेड आई। तो जो चीजें हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, दूर की कोई गैलेक्सी, जैसे ये आपको दिखा रहा हूं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी, एंड्रोमेडा। एंड पीछे भी जितने आपको टिमटिमाते, जितने भी स्पॉट्स आपको पीछे पीछे दिख रहे हैं ना, वो सारे स्टार नहीं है, वो सारी गैलेक्सीज हैं। एक एक इंडिविजुअल चीज क्या है, गैलेक्सी है। पीछे जितना भी दिख रहा है सारी की सारी क्या है, गैलेक्सीज हैं, स्टार्स नहीं है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से हम दूर के स्टार, दूर की गैलेक्सीज आसानी से देख सकते हैं। आइए, तो यहाँ पे दो प्रकार के रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। एक हो गया न्यूटोनियन टेलीस्कोप, जो सर आइजैक न्यूटन ने बनाया था, खुद बनाया था, न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इसके अंदर एक कॉन्केव मिरर रहेगा इस तरीके से, एक प्लेन मिरर रहेगा जिसको हमने समझ लो 45 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है इस तरीके से। मतलब समझ लो ये मेन एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसके साथ ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है इस तरीके से, प्लेन मिरर आ गया। और यहां पे रहेगी आईपीस, ये लेंस रहेगी, एक लेंस का इस्तेमाल करेंगे और बाकी मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो क्या करना है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम स्पेस आर रिफ्लेक्टेड बाय द कॉनकेव मिरर। अब देखो ये रहेगा आपका लाइट का सोर्स और ये लाइट आ रही है स्पेस से। मुझे बताओ कॉनकेव मिरर से जब वो रिफ्लेक्ट होगी, कॉनकेव मिरर क्या होता है, इट इज अ कन्वर्जिंग मिरर, आप ये सब जानते हो, आपने पढ़ा है ना। कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये लाइट को अंदर की तरफ बेंड करेगा, ऐसे बेंड करेगा फोकस की तरफ, लेकिन फोकस के ऊपर पहुंचने के पहले हमने लाइट को फोकस तक पहुंचने नहीं दिया, उसके पहले ही हमने प्लेन मिरर लगा दिया। और ये प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट को ऐसे ऊपर भेजेगा। दिखाता हूं आपको, देखो बिफोर दीज रिफ्लेक्टेड रेज कन्वर्ज एट द फोकस, कन्वर्ज होने के पहले, फोकस होने के पहले, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल प्लेन मिरर, प्लेन मिरर उनको डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, ये आपका टेलीस्कोप का ट्यूब है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपके टेलीस्कोप की, और यहां पर आईपीस लगा हुआ है। तो मुझे बताओ ये जो एक्सिस है इसको मैं वर्टिकल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस बोल सकता हूं। ये हॉरिजॉन्टल था तो ये परपेंडिकुलर है, यस और नो। तो अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना, फोकस होने के पहले प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट को डिफ्लेक्ट करेगा इस तरीके से। एंड आपको दिख रहा है फोकस यहां पे हुआ, देखो ध्यान से,
प्लेन मिरर ने लाइट को डिफ्लेक्ट किया एंड फोकस यहां पे हो रहा है, मतलब फोकस कहां पर हो रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर फोकस हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, वहां पर फोकस हो रहा है। द रेज देन फोकस एट अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप सिलेंडर। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस थी और ये परपेंडिकुलर एक्सिस। तो फोकस कहां पे हो रहा है, परपेंडिकुलर साइड पे हो रहा है या परपेंडिकुलर एक्सिस पे हो रहा है। समझ में आया बात आपको? एंड बाद में यहां देखो, बाद में जो लाइट है वो आईपीस से सीधी होकर अपने आंखों में जाने वाली है, तो हमें एक लार्ज इमेज दिखेगी ऑफ द सोर्स। द रेज पास थ्रू द आईपीस गिविंग अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ द सोर्स। आईपीस से रेज पास होंगी एंड एक मैग्निफाइड मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूटोनियन टेलीस्कोप। सिंपल है, समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात थी? एनिमेशन फिर से देखना एक बार क्या क्या हुआ, सब इरेज कर देता हूं मैं, कहानी तो समझ में आई होगी आपको। ये लाइट आ गई आपकी, रिफ्लेक्ट हुई, फोकस होने के पहले प्लेन मिरर ने उसको डिफ्लेक्ट किया एंड लाइट फोकस होगी ऑन अ पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड बाद में इट विल पास थ्रू द आईपीस एंड एक मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी ऑफ द सोर्स। इस तरीके से काम करता है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अभी कैसीग्रेन टेलीस्कोप में क्या होता है, आपका जो कॉनकेव मिरर है उसके बीच में एक छोटा सा होल होता है यहां पे, ठीक है, और उसके सामने हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर दूर करेगा, डाइवर्जिंग मिरर। तो अब देखो क्या होगा, हमने लाइट का सोर्स ले लिया, ये आपकी लाइट आ गई, कॉनकेव मिरर से फोकस की तरफ जाएगी, लेकिन फोकस होने के पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर रखा है, वो क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज करके आईपीस की तरफ भेजेगा होल में से एंड यहां पे यहां पे मेरी आंख है, ये आई, ठीक है, तो एक मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी यहां पे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बता दो? लाइट सोर्स, पैरेलल रेज ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर से टकरा के फोकस की तरफ जा रही हैं, लेकिन फोकस होने के पहले कॉन्वेक्स मिरर से डाइवर्ज होकर आईपीस की तरफ गई और वहां से सीधी हो जाएगी। तो यहां पे मैग्निफाइड इमेज इज प्रोड्यूस, मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस होगी। क्या ये बात क्लियर है? देखो, लाइट रेज पढ़ लो अभी मेरे साथ। Light rays after reflection from the concave mirror, they are reflected back towards it by a small convex mirror. ठीक है, मतलब क्या, लाइट रेस कॉन्केव मिरर से टकराई एंड कॉन्वेक्स मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होके कॉन्केव मिरर की तरफ ही आ रही है। ओके, द रेज पास थ्रू अ होल एट द सेंटर ऑफ द कॉन्केव मिरर, then they pass through the eyepiece situated at the back of the mirror. Eyepiece will give a magnified image of the source. जो कहानी हमने देखी वही है, सिंपल कैसिग्रेन टेलीस्कोप आपका हो गया। अब देखो, इन इंडिया वी हैव सेवरल टेलीस्कोप्स विद कॉनकेव मिरर ऑफ 2 मीटर डायमीटर दैट हैव बीन यूज फॉर मेनी इयर्स। काफी सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मिरर का डायमीटर 2 मीटर का रहेगा, ठीक है, जैसे मिरर हम यूज करेंगे उसका, ये मिरर बराबर नहीं है, 2 मीटर का डायमीटर रहेगा। द बिगेस्ट the biggest optical telescope in India having a mirror of 3.6 meter diameter is situated in the Aryabhatta Research Institute of Experimental Science, नैनीताल। कभी नैनीताल जाओगे तो आप ये विजिट कर सकते हो, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। दिस इज द लार्जेस्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप इन एशिया। ऑप्टिकल टेलीस्कोप की बात कर रहा हूं, जहां पे ऑप्टिकल टेलीस्कोप क्या देखेगा, विजिबल लाइट को देखेगा, ठीक है। ये है वो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो ये पूरा बिल्डिंग जो दिख रहा है इसके अंदर वो टेलीस्कोप रखा हुआ है, ठीक है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ
एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, चलो अभी अपन बढ़ेंगे थोड़ा आगे रेडियो टेलीस्कोप की तरफ। मुझे बताओ, विजिबल लाइट तो हमने ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख ली, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप हो गया लेंसेज वाला, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया मिरर वाला, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब जो रेडियो वेव्स आ रही हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको भी हमें ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रेडियो टेलीस्कोप बनाते हैं। देखो, मेनी हेवनली ऑब्जेक्ट मतलब जो स्पेस में है, एमिट रेडियो वेव्स अलोंग विथ विजिबल रेडिएशन। सन की बात कर लो, विजिबल रेडिएशन के साथ रेडियो वेव्स भी आती हैं उसमें से। दीज रेडियो वेव्स कैन नॉट बी सीन विथ अवर आईज, देयरफॉर अ स्पेशल टेलीस्कोप कॉल्ड एज अ रेडियो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिसीव देम। जैसे आपके घर पे आपने डिश टीवी का एंटीना देखा है, बस वही सेम कंसेप्ट एक रेडियो टेलीस्कोप में होता है। मतलब रैदर जो रेडियो टेलीस्कोप का कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट आपका घर पे टाटा स्काई का डिश होता है, या डीटीएच का, एयरटेल डीटीएच वगैरह जो भी होगा, उसका जो डिश लगाया जाता है, सेम टू सेम कंसेप्ट उसके अंदर भी एप्लीकेबल होता है। अब देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर डिशेज ऑफ पैराबोलिक शेप। तो ये जो शेप है ना, इसको पैराबोलिक शेप कहा जाएगा, या फिर पैराबोला। कौन सा बोला, पैराबोला। ऐसा जो शेप है, पैराबोलिक शेप की डिश होगी। अब क्या होता है, रेडियो वेव्स आ रही हैं इस तरीके से, अब ये अपना जो डिश है उससे टकराकर रिफ्लेक्ट होकर एक पॉइंट पे फोकस होंगी, एंड जहां पे वो फोकस हो रही है वहां पर होता है एक रिसीवर। तो ये जो चीज है ये क्या है, ये रिसीवर है। फिर रिसीवर क्या करेगा, उस सिग्नल को एम्पलीफायर में भेजेगा। ये नीचे दिख रहा है आपको एम्पलीफायर, सिग्नल को एम्पलीफायर में भेजेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाएगा, मतलब क्या, सिग्नल को एनहेंस किया जाएगा, और फिर वो सिग्नल कंप्यूटर में जाने वाला है, और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको इमेज दिखाएगा सोर्स का। ये कंसेप्ट होता है एक रेडियो टेलीस्कोप के अंदर, सिंपल। देखो, द इंसिडेंट रेडियो वेव्स, इंसिडेंट मतलब जो आ रही हैं, इंसिडेंट रेडियो वेव्स, they are reflected by these dishes and converge at a focus। ठीक है, ये आपका डिश था, ये रेडियो वेव्स आई और एक पॉइंट के ऊपर क्या हो गई, फोकस हो गई। सिंपल टू अंडरस्टैंड। अ रेडियो रिसीवर इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट, फोकस के ऊपर रिसीवर होता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसीवर इज सेंट टू अ कंप्यूटर। पहले एम्पलीफायर में जाता है, सिग्नल एम्पलीफाई होता है, फिर कंप्यूटर में जाता है। एम्पलीफाई मतलब एनहांस करता है सिग्नल को। द कंप्यूटर विल एनालाइज द डेटा एंड कंस्ट्रक्ट एन इमेज ऑफ द सोर्स। सिंपल टू अंडरस्टैंड, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और ये सेम कंसेप्ट आपके डिश में भी होता है। आप देखो डिश को, उसके भी फोकस पॉइंट पे एक रिसीवर होता है, और वहां से वो सिग्नल फिर आपके सेट टॉप बॉक्स में आता है, फिर आपके टीवी में जाता है, आपको दिखाई देता है, सेम कंसेप्ट। ठीक है, चलो अभी बात करेंगे GMRT, Giant Meter Wave Radio Telescope। GMRT is located at नारायणगांव नियर पुणे, पुणे के पास, पुणे से कुछ 70-80 किलोमीटर दूर है नारायणगांव, वहां पर ये जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT बनाया गया है। ये रेडियो वेव्स जिनकी जो वेवलेंथ है, मुझे बताओ, ये क्रेस्ट है और ये ट्रॉफ। तो क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो 1 मीटर की वेवलेंथ वाली रेडियो वेव ऑफ 1 मीटर वेवलेंथ, इसको यहां पे स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, बिकॉज जो वेव है उसका वेवलेंथ 1 मीटर का है। समझ में आई बात आपको? जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, नारायणगांव, पुणे। इट यूजेस रेडियो वेव्स ऑफ अबाउट 1 मीटर वेवलेंथ टू स्टडी प्लैनेट एंड स्टार। बराबर है, रेडियो वेव्स ऑफ 1 मीटर वेवलेंथ। GMRT is a collection of 30 dishes each with a diameter of 45 मीटर। मतलब ये जो एक डिश आपको दिख रही है, इस एक डिश का जो डायमीटर है वो 45 मीटर का है, एक डिश का। और ऐसी कितनी डिशेस हैं, ऐसी 30 डिशेस हैं जिनको 25 किलोमीटर के एरिया के अंदर रखा हुआ है।
ध्यान से समझना मेरी बात। एक डिश का डायमीटर 45 मीटर और ऐसी कितनी डिशेज है? 30 डिशेज। और इनको कितने एरिया में स्प्रेड किया हुआ है? दीज डिशेज आर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 25 किलोमीटर। तो ये सारी डिशेस कंबाइन होकर के आपको इमेज देती हैं। सो दिस विल इसेंशियली, ये सारी डिशेस का डेटा ऐड हो जाता है एंड इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर 25 किलोमीटर। समझना मेरी बात। दिस अरेंजमेंट वर्क्स लाइक अ सिंगल डिश ऑफ 25 किलोमीटर का डायमीटर। सारी 30 डिशेस का डेटा ऐड हो जाता है एंड एक वो डेटा ऐड करने के बाद ऐसा लगेगा कि आपकी जो डिश है उसका डायमीटर 25 किलोमीटर है। तो उतना डिटेल्ड इमेज आपको वो बना के देगा, उतना दूर का डेटा वो कैप्चर करके आपको इमेज बना के देगा। ठीक है। जीएमआरटी गिव्स डेटा सिमिलर टू अ टेलीस्कोप विथ 25 किलोमीटर डिश। समझ में आई बात? चलो। इट वॉज बिल्ट बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एट मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, एक और बात आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे कोई मिरर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ये जो पूरी डिश बनी है वो मेटल से बनी हुई है। यहां पे कोई लेंस नहीं है, कोई मिरर नहीं है, बिकॉज जो रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स जिनका वेवलेंथ भी बड़ा है, वेवलेंथ कितना है? अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के वेवलेंथ की, तो ये डायरेक्टली मेटल से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो भी यहां पे वेव आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर ये रिसीवर के अंदर चली जाएगी, मेटल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहां पे मिरर का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मेटल से रिफ्लेक्ट होकर आ जाएंगे। तो ये इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने बनाया था एट अ मिनिमम कॉस्ट। जीएमआरटी इज अ वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी। ठीक है, तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड समझते हो, हम पीछे नहीं है। जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है, नासा का बोलो या यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बोलो या जापानीज स्पेस एजेंसी का, जुक्स्टा का बोलो, तो वो सेम लेवल पे भी हम काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। साइंटिस्ट स्टडी सोलार सिस्टम की स्टडी हो गई, सोलार विंड्स। आपको पता है सोलार विंड क्या होती है? आपका जो सन है ना, वो कंटिन्यूसली इतने सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स रिलीज कर रहा है कंटिन्यूसली, टन्स एंड टन्स, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स रिलीज हो रहे हैं। इनको सोलार विंड कहा जाता है या सोलार स्टॉर्म भी कहा जाता है। कभी कभी बहुत तेज अगर आ रहा है तो सोलार स्टॉर्म कहा जाता है। एंड हमारा अर्थ ये चार्ज्ड पार्टिकल से प्रोटेक्टेड है बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट वी हैव। अगर अर्थ के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती ना, तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर छीन जाता। हमारे पास यहाँ पे धरती पे हवा ही नहीं होती, इतना तेज हवा आता है ये चार्ज्ड पार्टिकल्स का कि हमारा पूरा एटमॉस्फेयर उड़ जाता। समझ रहे हो मेरी बात? पल्सार्स, ये बजाज पल्सर नहीं है, पल्सार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पल्सर, गाड़ी वाली पल्सर नहीं है, पल्सार बोलते हैं इसको। पल्सार क्या होता है? इट इज अ रैपिडली स्पिनिंग न्यूट्रॉन स्टार। ठीक है, न्यूट्रॉन स्टार होता है जो बहुत तेज घूमता है, उसको पल्सार बोलते हैं। फिर सुपरनोवा मतलब क्या? देखो सुपरनोवा, सुपरनोवा मतलब जब एक स्टार मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है और वो फट जाता है, उसको सुपरनोवा कहते हैं। एंड इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स, इंटरस्टेलर मतलब क्या? हमारे गैलेक्सी के अंदर या किसी दूसरे गैलेक्सी के अंदर हाइड्रोजन के बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं, उसको इंटरस्टेलर हाइड्रोजन क्लाउड्स कहते हैं। तो इन सब चीजों का स्टडी जीएमआरटी के माध्यम से किया जाता है। साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज दिस फैसिलिटी इन इंडिया। पूरे दुनिया से, पूरे देश, दुनिया भर से लोग यहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं स्टडी करने के लिए। वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड स्टैंडर्ड रिसर्च फैसिलिटी, जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। ठीक है, अब देखो एक दूसरी बात, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स फ्रॉम हेवनली बॉडी कैन पास थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। बराबर है, विजिबल लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ सकती है, रेडियो वेव्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ सकती है। सो ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स कैन बी बिल्ट ऑन अर्थ। बराबर है, लेकिन अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप्स फेस सम प्रॉब्लम्स। क्या प्रॉब्लम है? सम लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर सो द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। जैसे लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, काफी सारी लाइट एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, तो हम तक जो लाइट पहुंच पाती है वो उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है, तो हमें उतना क्लियर और उतना ब्राइट इमेज सोर्स का नहीं दिखेगा।
बिकॉज लाइट कहाँ एब्जॉर्ब हो गई, आपके एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, हवा का टेम्परेचर चेंज होता है, हवा भी चलती है ना, तो विंड की स्पीड भी होती है, टेम्परेचर होता है, डेंसिटी होती है, प्रेशर होता है, ये सारी चीजें चेंज होते रहती हैं एंड इट कॉजेज टर्ब्यूलेंस। तो जो लाइट आती है वो भी हिल हिल के आती है, ऐसा नहीं है कि लाइट सीधी सीधी आएगी, वो थोड़ी हिल हिल के हमारे पास पहुंचने वाली है एंड इसके वजह से इमेज भी है वो क्लियर नहीं दिखेगी। दिस चेंजेस द पाथ ऑफ लाइट रेज एंड शेक द इमेज। लाइट आ रही थी लेकिन एटमॉस्फेयर में वो हिल हिल के हमारे पास आई, तो इमेज क्लियर नहीं दिखेगी। आप देखने जाओगे तो आपको थोड़ा ब्लर दिखेगा, हिला हुआ इमेज दिखाई देगा, क्लियर इमेज नहीं दिखेगा। देखो, सनलाइट विल प्रिवेंट ऑप्टिकल टेलीस्कोप फ्रॉम वर्किंग ड्यूरिंग द डे। दिन में देखोगे, दिन में सितारे दिखेंगे आपको? दिन में कुछ दिखेगा नहीं। सनलाइट इतनी ब्राइट होगी कि दिन में हम नहीं देख सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। रात में भी करने जाओ तो सिटी लाइट एंड क्लाउडी वेदर एंड पोल्यूशन, ये भी डिफिकल्टी क्रिएट करेंगे इन ऑब्जर्वेशन, क्लियरली दिखाई नहीं देगा। टू रिड्यूस दीज प्रॉब्लम्स, टेलीस्कोप आर बिल्ट ऑन माउंटेन एंड इन अनइनहेबिटेड प्लेसेस। इसलिए पहाड़ों के ऊपर बनाया जाता है या फिर ऐसी जगहों पे टेलीस्कोप रखे जाते हैं जहां पे आसपास में कोई वस्ती नहीं है, लोग नहीं रहते, कोई शहर नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, साफ जगह पे, पहाड़ों के ऊपर। इसलिए नैनीताल का था ना वो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस, पहाड़ों के ऊपर है। ठीक है। एंड अगर इन प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स कंप्लीटली, हम सीधा स्पेस में ही टेलीस्कोप रख देंगे। टेलीस्कोप आर प्लेस्ड अबव द अर्थ एटमॉस्फेयर इन स्पेस, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप है और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST। स्पेस टेलीस्कोप गिव ब्राइट एंड क्लियर एंड स्टेबल इमेजेस, क्लियर इमेज मिलेगा, स्टेबल इमेज मिलेगा। अब जो सैटर्न का इमेज मैंने आपको दिखाया कैसा ब्लर था, हिला हुआ था, और वही सैटर्न अगर मैं हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखूं तो ऐसा दिखता है। और ये रियल इमेज है, मजाक भी नहीं कर रहा हूं, ये है रियल इमेज हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया हुआ सैटर्न का। और सैटर्न के पोल्स पे आपको ऑरोरा भी दिख रहा है यहां पे। जैसे ऑरोरास के बारे में आपने सुना होगा, नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, जो नॉर्वे में दिखेगा या यूके में दिखता है, वैसे ऑरोरास यहां पर भी होते हैं। चलो दूसरी बात, तो साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली टेलीस्कोप्स को स्पेस में रखा हुआ है। हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसकी बात करूंगा, 1990 की बात है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कौन? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, launched into space an optical telescope called as the Hubble telescope. It has a mirror of diameter 94 inches का mirror रहेगा and it is orbiting the earth at a height of 589 kilometer from it. अर्थ से उसका डिस्टेंस कितना है? 589 किलोमीटर, अर्थ सरफेस से ऊपर। एंड वो अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है। इट इज लाइक अ सैटेलाइट। सैटेलाइट कैसे अर्थ के चक्कर लगाता है, तो ये स्पेस टेलीस्कोप भी अर्थ का क्या करता है? ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है। दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प्ड टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। सिंपल बात समझ में आ गई? चलो, तो ये सैटर्न का इमेज दिखा दिया मैंने, जो ये हबल टेलीस्कोप ने हमें दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर इमेज है। फिर 1999 की बात है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, म्हणजे काय, नासा, इन्होंने एक एक्स रे टेलीस्कोप नेम्ड चंद्र इन स्पेस लॉन्च किया। टेलीस्कोप का नाम चंद्र क्यों था ये भी बताऊंगा आपको। और ये टेलीस्कोप क्या डिटेक्ट करता था? एक्स रे डिटेक्ट करता था। टू स्टडी द एक्स रेज कमिंग फ्रॉम हेवनली बॉडीज ऑब्जेक्ट्स, स्पेशल मिरर्स विच कैन रिफ्लेक्ट एक्स रे वेर यूज्ड इन द टेलीस्कोप। स्पेशल मिरर थे जो एक्स रे को रिफ्लेक्ट करते थे। चंद्र has given us very useful information about stars and galaxies. The telescope is named after the famous Indian scientist सुब्रमण्यन चंद्रशेखर। इनके नाम पर इनका इस क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप का नाम चंद्र रखा गया है। सुब्रमण्यन चंद्रशेखर इंडियन साइंटिस्ट थे, और ये वो टेलीस्कोप है चंद्र। ठीक, चलिए बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, बेंगलुरु, एस्टैब्लिश्ड इन 1969। आइए,
बड़ी प्राइड फील होती है इसरो के बारे में बात करते हो। इसका एम था फॉर डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो दो चीजें करनी थी, सैटेलाइट बनाने थे और उन सैटेलाइट्स को लॉन्च करना था। मतलब लॉन्च करने के लिए रॉकेट भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे फेमस जो दो रॉकेट्स हैं हमारे इसरो ने जो बनाए हैं, एक है पीएसएलवी और एक है जीएसएलवी, पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो स्टेशनरी बोलो या जियो सिंक्रोनस, ठीक है। तो ये पीएसएलवी जीएसएलवी जो है ना, ये क्या है, रॉकेट्स हैं जो सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हैं और रिलीज करते हैं, ठीक है। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड मेनी सैटेलाइट्स। इसरो's program is one of the most successful program of independent India। सक्सेसफुल क्यों? बिकॉज एक तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं एंड एट मिनिमल कॉस्ट। हमने आपको बताया ये एक मिशन किया था, मॉम नाम था उसका, मार्स ऑर्बिटर मिशन, ऑल्सो कॉल्ड एज मंगलयान। मार्स ऑर्बिटर मिशन, ये पहली बार में हमने सक्सेसफुली सैटेलाइट मार्स तक भेजा। उसने मार्स को ऑर्बिट किया, स्टडी किया एंड बहुत ही ज्यादा सस्ते में, बहुत ही कम पैसों में हमने, एज कंपेयर टू एनी अदर स्पेस एजेंसी, पूरे दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी के कंपैरिजन में सबसे सस्ते में हमने सैटेलाइट को मार्स तक भेजा था। तो ये हमारे लिए बहुत ही, इसके ऊपर तो मूवी भी बना है, मिशन मंगल, देखी होगी आपने शायद, ठीक है। सो स्पेस साइंस हैज कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट हुआ है, सोसाइटी का डेवलपमेंट हुआ है काफी ज्यादा बिकॉज ऑफ द स्पेस साइंस। चलो, फिर दो सैटेलाइट हैं, इनसैट एंड जीसैट। दीज सैटेलाइट्स सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन। देखो ये कौन है, ये इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट इनसैट, और जीसैट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, या फिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी बोल सकते हो, जीसैट। इनसैट जीसैट सैटेलाइट सपोर्ट टेलीकम्युनिकेशन, मतलब क्या, सैटेलाइट कॉलिंग वगैरह होती है, आपने सुना होगा। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, जैसे आप फाइनल देखोगे तो वर्ल्ड कप फाइनल, बता देना कमेंट में, आज हो गया, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये तो मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शाम को फाइनल है, तो फाइनल में कौन जीता कौन हारा बता देना मुझे, कमेंट में बताना आके। चल, तो टेलीकम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट कॉलिंग हो गई, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट हो गया, एंड मीटेरोलॉजिकल सर्विस। मीटेरोलॉजिकल सर्विस मतलब वेदर फोरकास्टिंग, के कितनी धूप पड़ेगी, कहाँ बारिश आएगी, कहाँ पे क्लाउडी वेदर रहेगा, तो ये सारी चीजें भी, कहाँ पे तूफान आने वाला है, ये सारी चीजें भी हमें पता चलती है, इसको मीटेरोलॉजिकल सर्विस कहते हैं। सो बिकॉज ऑफ देम टेलीफोन हो गया, टेलीविजन, इंटरनेट सर्विस, ऑल ऑफ दिस इज अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री। एंड एक एड्यूसेट नाम का सैटेलाइट है, इट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन। तो ये जो एड्यूसेट है, एड्यूसेट एजुकेशनल सैटेलाइट, ये क्या करता है, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस वगैरह को ब्रॉडकास्ट करते रहता है। तो ऐसे एरियाज जहां पे ज्यादा लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो लोग यहां से जो चीजें ब्रॉडकास्ट होती हैं, एजुकेशनल मटेरियल वीडियोस दिखाए जाते हैं लोगों को, तो ये एक सैटेलाइट है जो सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करता है, एड्यूसैट, याद रखना। चलो, फिर एक सैटेलाइट है आईआरएस। इट इज अ सैटेलाइट सीरीज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। यहां पे लिखूं, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, आईआरएस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज को मॉनिटर करता है, जैसे फॉरेस्ट को देखेगा, नदियों को देखेगा, पहाड़ों को देखेगा, फिर फार्म लैंड, एग्रीकल्चर किस तरह से हो रहा है, कहाँ जमीन खाली है, कहाँ जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने में हेल्प करता है। एंड डिजास्टर अगर हुआ, कहाँ तूफान आया, कहाँ बाढ़ आई, कहाँ अर्थक्वेक आ रहा है, कहाँ लोग अटके हुए हैं, किसको मदद चाहिए, तो ये सारी चीजों में भी हेल्प करेगा डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। एंड लास्ट बात करेंगे एस्ट्रोसैट। 2015 में इसरो ने लॉन्च किया था एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एज एस्ट्रोसैट। दिस सैटेलाइट हैज अल्ट्रावायलेट एंड एक्स रे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर। तो ये दो चीजों को डिटेक्ट कर रहा है, यूवी और एक्सरे।
ठीक है, इन दोनों चीजों को ये डिटेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज्ड इन दिस सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया सैटेलाइट है ऑलमोस्ट। It is a unique system having different kinds of telescopes on a single satellite. Indian scientists are studying various aspects of the universe using the data obtained with this telescope. तो इंडियन साइंटिस्ट यूनिवर्स का स्टडी करते हैं यूजिंग द डेटा जो इस टेलीस्कोप से आ रहा है। क्या नाम है? एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट। चलिए, सो बस विद दिस वी कंप्लीट दिस छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। न्यूटोनियन टेलीस्कोप कैसा था, कैसेग्रेन टेलीस्कोप कैसा था, ड्रॉ करने वगैरह तो हालांकि नहीं पूछते एग्जाम में, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज में जो कुछ दिया है वो आप अच्छे से करके जाना। इजी लर्निंग के ऊपर फ्री मटेरियल आपको मिल जाएगा, फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगी। एंड पर्सनली पढ़ने के लिए तो हम हमेशा तत्पर, पढ़ाने के लिए तत्पर होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।